किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हर किसान जो है वो चाहे कि उसकी आमदनी बढ़े, खेती बाड़ी तो जो आमदनी मिले है उसके अलावा वो चाहे कि थोड़ा बहुत और आमदनी किसी न किसी और साधन तो न मिलती रहे। और ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं जिससे किसान भाई जो है अपनी आमदनी बढ़ा सके हैं। और साथ ही वो किसान भाई जो सीमांत है, जिनके पास जमीन बहुत कम है, तो उनके पास साधन पर्याप्त नहीं है, तो किस तरह अपनी आमदनी बढ़ावें। या फिर हमारे जो युवा साथी हैं जो बेरोजगार हैं, वो भी जो है कई ऐसे सहायक धंधे व्यवसाय अपनाकर जो है अपनी आमदनी न बढ़ा सके हैं। उन्हीं व्यवसाय में से एक मुख्य व्यवसाय है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन करके किसान भाई जो है वो अपनी आमदनी बढ़ा सके है। जो युवा वर्ग है वो भी जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़कर बहुत ज्यादा इसमें पैसा कमा सके है। तो मधुमक्खी पालन क्या है, मधुमक्खी पालन किस तरह करना है, इस विषय में जो जानकारी दे रहे हैं वो डॉक्टर नेहा जी हैं और आप प्रयोगशाला प्रभारी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर में कार्यरत हैं। और इनसे बातचीत कर रहे हैं रिसाला भाई। क्यों ना सुने भाइयों ये भेंट वार्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर नेहा, प्रयोगशाला प्रभारी एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र रामनगर, कुरुक्षेत्र। आज हम उनसे बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन क्यों और कैसे, इस विषय को लेकर के। डॉक्टर नेहा, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मेरा सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर नेहा, देखते हैं कि जो किसान है वो जो है ना वो ये चाहते हैं कि हमें जो है ना खेती के साथ साथ अन्य कोई ऐसा उपाय जिससे ताकि हम अन्य यानी कि अलग से कोई आमदनी का साधन बने। उस आमदनी के साधन के साथ साथ ऐसा कौन सा व्यवसाय शुरू करें कि जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो। डॉक्टर नेहा, सबसे पहले आप हमें यह जानकारी दें कि जो मधुमक्खी पालन है वो क्यों करना चाहिए। जी, मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। ये एक लैंडलेस फार्मिंग है। कोई भी किसान जिसके पास जमीन कम है उस ऐसे में अधिक आमदनी के लिए या अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए मधुमक्खी पालन कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो लैंड होल्डिंग बहुत कम हो गई है जी। कम लैंड होल्डिंग के कारण हमारी जितना उत्पादन होता है उससे हमें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता। ऐसे में मधुमक्खी पालन एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव निकल के आता है जिससे किसान अपनी आय भी बढ़ा सकता है और मधुमक्खी पालन से अन्य उत्पाद भी एकत्रित कर सकता है। डॉक्टर नेहा, जैसे कि जो है ना किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है, इसके साथ साथ जो मधुमक्खी पालन है वो कैसे करना चाहिए ताकि जो छोटे किसान भाई हैं वो भी अलग से आमदनी का साधन लेने के लिए वो उसको शुरू कर सके। कैसे करें इसको? जी बिल्कुल। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले एक आरंभिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि मधुमक्खियों का रखरखाव किस प्रकार से करना है, किस तरह से मधुमक्खियों को बढ़ाया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के मौसम में किस प्रकार मधुमक्खियों को मैनेजमेंट करनी है। ये सब जानकारी के लिए IBDC रामनगर हर हफ्ते प्रशिक्षण दे रहा है। 5 दिवसीय परीक्षण लेने के बाद अब किसान को ये मालूम होगा कि मधुमक्खियों का रखरखाव कैसे किया जाना है। इसके बाद स्टेप 2 आता है, तब आपको बक्से की या बी हाइव जिसे कहा जाता है जिसमें मधुमक्खियों को रखा जाता है उसकी आवश्यकता रहेगी, वो आपको लेना होगा। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण भी मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जो मधुमक्खी पालन है, अगर वो किसान भाई इस व्यवसाय को करना शुरू कर दें या जिसकी इच्छा भी जागृत हो वो करना चाहें
तो इसके लिए कौन सा ऐसा उचित समय रहेगा जिससे वो जो है ना उसको शुरू कर सके? मधुमक्खी पालन करने का सबसे उपयुक्त समय हमारे हरियाणा में अक्टूबर और नवंबर का है, क्योंकि उस सीजन में हमारे पास सरसों की फसल बहुत अच्छी होती है जी। और उसी दौरान मौसम भी बहुत अनुकूलित रहता है, जिस दौरान मधुमक्खियां काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ती है। इस दौरान मधुमक्खियों को रख रखाव करने के बहुत से चैलेंजेस नए मधुमक्खी पालक को फेस नहीं करने पड़ते, तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय मधुमक्खी पालन करने के लिए अक्टूबर और नवंबर का रहता है। डॉक्टर नेहा, जैसे कि जानते हैं जी, कुछ किसान भाई अपना मन में इरादा बना लेते हैं कि हमें जो है ना मधुमक्खी पालन का व्यवसाय शुरू करना है, पर ये सोचते हैं कि कभी इसकी कीमत ज्यादा ना देनी पड़े या हमें जो है ना काफी पैसे खर्च ना करने पड़े। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए कितने जो है ना उसको खर्च करना पड़ेगा ताकि वो अपना व्यवसाय शुरू कर सके? मधुमक्खी पालन बहुत ही कम लागत से एक आम किसान शुरू कर सकता है। यदि हम कोई और भी कार्य शुरू करने की चेष्टा करते हैं, फर्ज कीजिए किसी को खेतीबाड़ी करनी है, तो लीज पे ज़मीन भी उससे ज़्यादा महंगी मिलती होगी और उससे कम दाम में आप मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए आपको 60 से 70 हज़ार रुपये होने आवश्यक हैं। ये मूलभूत आमदनी है, इतनी आपको इन्वेस्टमेंट मधुमक्खी पालन के लिए करनी होगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा बहुत सी सब्सिडाइज स्कीम दी जा रही है, जिसके दौरान 75 से लेकर 85% तक अनुदान राशि पर मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं बीकीपर और किसानों को दी जाती है। उन सुविधाओं में अच्छी और उच्च गुणवत्ता के कैल के लकड़ी से निर्मित बक्से आते हैं, विभिन्न प्रकार के उपकरण आते हैं। इसके अलावा आप मधुमक्खी पालन शुरू करने के बाद मधुमक्खियां खरीदने पर भी सब्सिडी है 75%। इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन शुरू करने के बाद शहद को प्रोसेस करने और उसकी बोटलिंग पर भी 75% की अनुदान प्रदान किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के द्वारा। जी, तो डॉक्टर नेहा, जैसे कोई किसान भाई है, अगर उन्होंने मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है शुरू कर ले तो उसको कोई समस्या आ सकती है? जी, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय जब शुरू किया जाएगा उस दौरान बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी समस्याओं का सामना मधुमक्खी पालकों को करना पड़ सकता है। उनमें से एक है जैसे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के मौसम में किस प्रकार से मधुमक्खियों को रख रखाव किया जाए, विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पहले पहचानना और उस पहचानने के बाद उसी के अकॉर्डिंग उसका उपचार करना, ये समस्या है। दूसरी समस्या, जब मधुमक्खी पालन हम करते हैं तो कहीं भी एक साथ एक ही जगह पे फ्लोरा का उपलब्ध ना होना। चौथी बात है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड का स्प्रे हमारे किसान भाई करते हैं, जिसके कारण मधुमक्खियां नष्ट हो जाती हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति देखना कि ऐसा एरिया, ऐसी साइट का चयन करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक पेस्टिसाइड का स्प्रे ना होता हो। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस मधुमक्खी पालक सामना करते हैं मधुमक्खी पालन शुरू करने के दौरान। कई बार देखते हैं डॉक्टर से कि जो है ना जो मधुमक्खी पालन है उसमें कई बार जो है ना जिस एरिया में उसने शुरू किया है मधुमक्खी पालन, उस एरिया में फूलों की जो है ना थोड़ी समस्या आ जाती है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में मधुमक्खी पालक को माइग्रेशन यानी कि स्थानांतरण करना होगा। ऐसी जगह पर मधुमक्खियों को लेके जाएंगे जहाँ पे फ्लोरा और पराग उपलब्ध होगा। फ्लोरा कहने का तात्पर्य है कि वनस्पति की वो स्टेज जिसपे फूल खिल रहे होंगे, जिससे मधुमक्खियों को मकरंद मिल सके और इसके साथ साथ पराग मिल सके। यदि ऐसी परिस्थिति में मधुमक्खी पालक है कि वो स्थानांतरण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में चीनी का घोल देकर मधुमक्खियों को जीवित रखा जाता है। 1:1 के रेशो में मधुमक्खियों को चीनी का घोल पिलाना होगा, यानी कि 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी में घोल बनाकर मधुमक्खियों को देने से वो सिर्फ सरवाइव कर पाती हैं, उस दौरान शहद एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो डॉक्टर नेहा, जैसे कि जो शहद है, शहद के साथ साथ और अन्य कौन से उत्पाद हैं जो मधुमक्खी पालन, जो किसान भाई सोचता है कि शहद के साथ साथ मुझे और भी अन्य जो उत्पाद मिलेंगे उनको भी मैं बाजार में बेच सकता हूँ, तो ऐसे कौन से उत्पाद हैं? जी, मधुमक्खी पालन से हमें शहद मिलता है। शहद के अलावा मधुमक्खियों से हमें मोम की प्राप्ति होती है। उस मोम से हम मोमबत्तियां बना सकते हैं या फिर छत्ते का निर्माण में वो मोम की सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा मधुमक्खियों से हमें परपोलिस, जिसे मधुमक्खियों का गोंद कहा जाता है, इस परपोलिस के अंदर बहुत सी औषधि जैसी तत्व होते हैं, इसीलिए औषधि बनाने की इंडस्ट्री में इसका काफ़ी रोल है। परपोलिस एकत्रित किया जा सकता है,
मधुमक्खियों से हमें पराग मिलता है। पराग में लगभग 23% के आसपास प्रोटीन होती है, जो एक तरह से फंक्शनल फूड का भी काम करेगा। प्रपोलिस पराग बी वेनम, मधुमक्खियों का विष, इससे दवाई बनाई जाती है। इस विष के अंदर मेलेटिन जैसा तत्व है, जिससे घुटनों की दर्द की दवाइयाँ बनती हैं। इसके अलावा रॉयल जेली भी मधुमक्खी पालन से मिलती है, और यही सब उत्पाद मार्केट में बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे बहुत से मधुमक्खी पालक इन सभी उत्पाद पर ध्यान नहीं देते हैं। उनका मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद तक ही सीमित होकर रह गया है। जी, तो डॉक्टर जी, जैसे कि कई बार देखते हैं जो शहद है, कई बार तो पहले जो देखते थे कि छोटा बच्चा, उसको सर्दी लग गई, उसको शहद दे देते थे कि तो इस बच्चे को शहद दो। लेकिन शहद खाने के और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? शहद खाने के अनेक फायदे हैं। शहद को हमारे शास्त्रों में बहुत एक अहम जगह दी गई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि शहद के अंदर बहुत से औषधि जैसे तत्व भी हैं, जो मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से मकरंद लेके आती हैं, उससे सम्मिलित होते हैं। इसके साथ साथ मधुमक्खियाँ भी अपने शरीर से उन गुणकारी तत्वों को शहद में मिला रही है। शहद खाने से हमें खांसी की समस्या दूर हो जाती है। शहद खाने से हमारे जो शरीर में अशुद्धियां हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो भी निकल जाते हैं। इसके साथ साथ शहद खाने से हमारी पाचन तंत्रिका अच्छी हो जाती है, और जो हम भोजन करते हैं वो बहुत आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। कई बार देखते हैं कि जो जमा हुआ शहद है, अब आम घरों में भी प्रचलन है इस बात का कि भी जो है ना वो शुद्ध नहीं होता। क्या वो शुद्ध होता है, या बिल्कुल ही कहते हैं भी वो अशुद्ध हो जाता है जमने के बाद? जी, ये बिल्कुल भ्रांति है हम आम लोगों के मन में कि जमा हुआ शहद अशुद्ध होता है, जबकि परिस्थिति इसके विपरीत है। जमा हुआ शहद शुद्ध होता है। शहद के जमने का मुख्य कारण फसल है। जिस फसल या से मधुमक्खियाँ मकरंद लेके आ रही है, उसके कारण शहद जमता है। इसके अलावा शहद के अंदर ग्लूकोज और पानी का अनुपात उसके जमने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जमा हुआ शहद भी शुद्ध होता है। डॉक्टर नेहा, जैसे कि जो हरियाणा सरकार है, क्या मधुमक्खी पालन में क्या क्या सुविधाएं दे रही है, इस बारे में थोड़ा जानकारी दें। हरियाणा सरकार मधुमक्खी पालन में उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है। हरियाणा सरकार 85% की सब्सिडी पर मधुमक्खी पालकों व किसानों को बक्से दे रही है। मुफ्त में हरियाणा के लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन के बारे में। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उपकरण जो मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होते हैं, उन पर 75% की अनुदान राशि पर विभिन्न प्रकार के उपकरण दिए जाते हैं। साथ के साथ यदि मार्केट में प्रोडक्ट को भेजना है तो उसको तैयार करने के लिए जो प्रोसेसिंग और बोटलिंग की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सुविधाओं पर भी 75% का अनुदान हरियाणा सरकार दे रही है। डॉक्टर ने अंत में कोई अन्य जानकारी जो मधुमक्खी पालक हैं या जिन्होंने अपना व्यवसाय शुरू करना है, उनके लिए कोई ऐसी जानकारी ताकि वो अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकें और आमदनी भी बढ़ा सकें? जी, उनके लिए ये सबसे बढ़िया जानकारी मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए है कि सबसे पहले मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए एक उपयुक्त और सही प्रशिक्षण ज़रूर होना चाहिए। वो प्रशिक्षण भी आप हरियाणा सरकार के संस्थानों से, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ले सकते हैं, और सही प्रशिक्षण लेने के बाद ही बी कीपिंग को शुरू करना चाहिए। डॉक्टर नेहा, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी जानकारी जो मधुमक्खी पालक हैं या जिन्होंने अपना व्यवसाय करना है उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये तो किसान भाइयों ने ली जानकारी मधुमक्खी पालन क्यों और कैसे करें। और भाइयों करें लेवा जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम की। तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में भाइयों चर्चा करेंगे सूक्ष्म सिंचाई योजना पे, और साथ ही नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे ढिंगरी खूम की काश्त में सावधानी पे, और साथ ही जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में संजीवक खाद बनाने की विधि और इसके उपयोग पे। और इब लेंगे भाइयों जानकारी मौसम की। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में नमी की बात करें तो वातावरण में नमी की मात्रा 80 से 40% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही।
सूर्य के चमकने की अवधि 7 घंटे 44 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 9 फरवरी तक मौसम आम तौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान दिन और रात के तापमान में कोई बदलाव न होने और हल्की गति से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि हल्की गति से तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में और जौ की फसल में पीले रतुए की संभावना हो सकती है। आप अपने खेत की निरंतर निगरानी करते रहें। साथ ही किसान भाइयों, अगर गेहूं की फसल में झंडा दिखने लगे तो यह मैग्नीज तत्व की कमी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे ही आपको मैग्नीज तत्व की कमी के लक्षण नज़र आए, आप अपने फसल में 500 ग्राम मैग्नीज सल्फेट को 100 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई, यह समय बसंतकालीन मक्का की बिजाई के लिए उपयुक्त है। आप आवश्यकता अनुसार बिजाई कर सकते हैं। बिजाई से पहले बीजोपचार करें। बीजोपचार के लिए आप थीरम नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाई की मात्रा 4 ग्राम पर किलो के हिसाब से बीजोपचार करें। धन्यवाद। और भाइयों, मौसम की जानकारी के बाद युक्राम भैया का मनोरंजन सुनो एक रागनी। ओ काम जरूरी से मजबूरी ओ करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहने ओलिए। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहने ओलिए। काम जरूरी से के संग दाए दादा भी ओ करण दुशासन मामा सुगनी गौरण खातर आए। मैं कर चढ़ाई छेड़ लड़ाई आए उड़े गगन में धूल गुरुजी मेरी कहले ओली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहले ओली। काम जरूरी से ससुर में उस लड़न गया बाप मेरा। वो नून तक रदल छड़ आया पापियों ने जुल्म करा। वो अत्याचारी बड़े बलकारी वह रहे प्रेम टूले गुरुजी मेरी कहले होली। काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरुजी मेरी कहले होली। काम जरूरी से ओ दुष्टा काम मोड़न ने मेरा भाई सिर जबान से
जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरु जी मेरी कहने होली काम जरूरी से मजबूरी करके बंद सकूल गुरु जी मेरी गुरु लक्ष्मी दंड धर्म छत्री का राम स्वरूप का याद करवा गौ ब्राह्मण साधु की खतर जान चलित जाके परवा कटा के गऊ छुटा के शीश कटा के गऊ छुटा के हो जा खुबात वसूल गुरु जी मेरी जहले होली काम जरूरी से मजबूरी और भाइयों इबलेवा जानकारी बायोगैस संयंत्र लगाने में सावधानियों पे। भाइयों बायोगैस जो संयंत्र है उसने लगान खातर जो हमने जगह का चुनाव करना है उसका चुनाव करते समय हमने सावधानी जरूर बरतनी है ताकि भविष्य में कोई समस्या हमने ना आवे। और उस खातर हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिस तरह बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए जो जगह है वो पर्याप्त हो, पक्की हो और साथ ही भाइयों खाद को सुखाने की जो सुविधा हो वो भी सही तरह से हमने मिल जाए। साथ ही भाइयों जगह समतल हो, आसपास की ज़मीन ऊंची हो और अगर किसी कारणवश भाई अगर ज़मीन नीचे मिल भी जावे तो उसमें जो है उन्हें मिट्टी तो अच्छी तरह से भर दें और दलदली जगह ना हो, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। जहां हमने खूब धूप मिलती हो उस जगह का हमने चुनाव करना है। साथ साथ भाइयों हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि पशु या जो बच्चे हैं वो उस जगह पर आसपास ना ज़्यादा घूमते हों, खेलते हों, क्योंकि दुर्घटना तो हमने हमेशा बच कर रहना है। साथ ही भाइयों संयंत्र जो है वो पशुशाला या जो शौचालय है उसके नज़दीक हो, जिस तरह जो संयंत्र खातर उपलब्ध जो पदार्थ है वो हमें आसानी तय मिल जाए। और साथ ही साथ भाइयों संयंत्र लगाने समय हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो संयंत्र घर है उसके नज़दीक जो है कम से कम जो हमारे घर हैं वो उसके ज़्यादा नज़दीक हों ताकि कम से कम लंबाई की पाइप की हमें ज़रूरत पड़े और रसोई घर है या जो कमरे हैं उस तक हमने जो गैस पहुंचानी है वो आसानी तक पहुंच जाए। साथ ही भाइयों संयंत्र के अंदर कहीं जो है संयंत्र के अंदर या उसके आसपास जो है पेड़ पौधे ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पेड़ों की जड़ कई बार जो है दीवार ने तोड़कर संयंत्र में चली जाओ है, जिससे जो है गैस के लीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। और पीने के पानी के जो स्रोत है जिस तरह कुआं है वो लगभग 15 मीटर की दूरी पर कम से कम होना चाहिए संयंत्र तक, ताकि पानी दूषित ना हो। और बायोगैस प्लांट भाइयों मकान की नींव तक भी हटकर स्थापित करें ताकि मकान में भी नुकसान ना पहुंचे भाइयों। इसके बाद भाइयों करें चर्चा कृषि उत्पादक संगठन FPO भाइयों। तो कृषि उत्पादन जो संगठन है इस संगठन का भाइयों मुख्य उद्देश्य है कि जो देश के जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनकी समस्याओं ने पहचान कर और सरकार द्वारा सक्रिय रूप से जो है किसान भाइयों को किसान उत्पादक संगठनों से जोड़ना और इन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना। क्योंकि भाइयों FPO जो है उसमें छोटे सीमांत और जो भूमिहीन किसान भाई हैं उनको इकट्ठा करके किसानों की आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है, उनको बाजार तक जोड़ना है और ऐसा करके उनकी आमदनी को बढ़ाना है। और किसान उत्पादक संगठन भाइयों उसकी हमने जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भाइयों जो FPO है इनकी किसान उत्पादक संगठन है वो किसान सदस्यों द्वारा ही नियंत्रित करे जाओ हैं और ऐसे स्वैच्छिक संगठन है जिसमें सभी नीतियों का निर्माण जो है वो किसान या जो उनकी भागीदारी है वो ही सुनिश्चित करे है। साथ ही जो FPO है वो उनकी जो सदस्यता है उसमें लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक जो भेदभाव है उसके बिना खुले तौर पर जो है इसमें लोगों का चयन हो है और जो इसकी सेवाएं हैं उसका उपयोग करने में सक्षम भी है। और सदस्यता की जिम्मेदारी को भाइयों स्वीकार करके जो है इस तरह से एक संगठन तैयार किया जावा है। और FPO के भाइयों संचालन खातर जो किसान भाइयों सदस्य हैं और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं या जो प्रबंधक हैं, इसके कर्मचारी हैं, उनको अच्छी तरह से शिक्षा और जो प्रशिक्षण हो प्रदान किया जावा है ताकि वे अपने FPO के विकास में
प्रभावी योगदान या भागीदारी दे सकें। और गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ऐसे कई राज्य हैं जिनमें एफपीओ के उत्पादन में जो है उत्साहजनक परिणाम देखने मिले हैं और इनके माध्यम से किसान भाइयों ने अपनी उपज को भी बड़ा बेहतर बनाया है और अपनी आय बढ़ाने में भी काफी सफल रहे हैं। और भाइयों, एफपीओ के अगर लाभ की बात करें तो एफपीओ जो है एक तो औसत जोत और आकार को चुनौती देने का एक बहुत बड़ा समाधान है। साथ ही जो कॉरपोरेट है उसके साथ बातचीत करके किसान भाई जो है अपना मोल भाव खुद तैयार कर सके हैं और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कम कर सके हैं। साथ ही साथ भाइयों, जो सदस्य हैं वो एक समूह के रूप में बातचीत कर समझौते तैयार करने में सक्षम बने हैं और साथ ही जो आगत और जो उत्पाद है वो बाजार में किसान भाई जो है आसानी से पहुंचा पाए हैं। साथ ही साथ एकीकरण भी बहुत एक बड़ा लाभ है एफपीओ का, क्योंकि इसमें जो सदस्य हैं उनकी जो किसान हैं वो कम लागत और गुणवत्तापूर्वक अपना जो है इनपुट उपलब्ध करा सके हैं। जिस उदाहरण के तौर पर भाइयों, फसलों के लिए ऋण हो गया, मशीनरी की खरीद है, उर्वरक है, कीटनाशक है और जो दूसरी कृषि उपज है उनमें जो है उनका जो मूल्य है वो कम से कम करके जो है किसान भाई अपना लाभ ले सके हैं। तो भाइयों, ये तो बात करी कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ पे। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।